हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 76। इस समय हॉल में 2-2, 3-3 के समूह में एकत्रित हुए मेहमान आपस में बातें कर रहे थे। कुछ मेहमान बालकनी में खड़े होकर रात के नज़ारे को निहार रहे थे और फ़ोन पर बिजनेस के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे, तो कुछ डांसिंग फ्लोर पर अपने लिए परफेक्ट प्रेमी की तलाश कर रहे थे। वहाँ कम से कम 300-400 लोग थे। उनके बीच में चल रहे वेटर और वेट्रेस को मिलाकर ये नज़ारा काफ़ी जीवंत लग रहा था। काजल की मदद से आयुष ये बताने में सक्षम था कि उपस्थित मेहमानों में राजनीतिक हस्तियां, व्यवसायिक मशहूर हस्तियां और यहाँ तक कि माफिया भी शामिल थे, जो कई क्षेत्रों के प्रभारी माने जाते थे। आयुष ने अनुमान लगाया कि ये लोग संभवतः तियानजिंग शहर के 40% हिस्से को नियंत्रित करते थे और उन्हें उच्च वर्ग के लोगों के रूप में जाना जाता था। आयुष ने खुद से ही बुदबुदाया, इतने अमीर कौन हो सकते हैं कि इन लोगों को यहाँ इकट्ठा कर सकें। इससे पहले लियू मिंगक्सन ने यह नहीं बताया कि आयोजक कौन था, लेकिन केवल इतना कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम था। ऐसा लग रहा था कि यह उससे बहुत दूर था। इस कार्यक्रम में सबसे चमकदार सितारा ताई याजिंग थी। उसके सिर पर सुनहरे लहराते बाल थे जो उसके कंधे पर लटक रहे थे, रेशम की तरह सुंदर। उसकी मोटी पलकें, आकर्षक आंखें, मोटे और भरे हुए होंठ हर पल करिश्मा बिखेरते थे। एक कटा हुआ हल्का बैंगनी जैकेट उसके अच्छे फिगर को पूरी तरह से निखार रहा था। गर्म पीले मखमली घुटने तक की पोशाक और लंबे काले जूते के साथ, यहाँ तक कि आयुष भी असहमत नहीं हो सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि काजल उसे इतना पसंद करती थी। इस स्टार में निश्चित रूप से इतना गर्व करने का आत्मविश्वास था। अपनी बचपन की आदर्श को देखकर काजल बहुत उत्साहित हो गई। उसने आयुष को खींचा और ताई याजिंग की ओर दौड़ना चाहा। यह मिस ताई याजिंग है। आयुष, क्या मैं जाकर उनका ऑटोग्राफ मांग सकती हूँ? क्या इतना उत्साहित होने की जरूरत है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आयुष को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह इस दुनिया में मशहूर हस्तियों से परिचित नहीं था। अगर वह एंडी लाउ होता तो शायद वह टैंग मुक्सिन से भी तेज दौड़ता। इस समय ताई याजिंग स्थिति से अभिभूत थी। उसके पास काजल पर कोई ध्यान देने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा काजल कोई कलम या कागज नहीं लाई थी। ताई याजिंग के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। आयुष ने गुनगुनाते हुए कहा, थोड़ी देर रुको। अगर तुम अभी उसके पास जाओगे तो वह निश्चित रूप से तुम्हारा अनुरोध अस्वीकार कर देगी। उसने अगली मेज पर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन है। चलो पहले कुछ खाते हैं। ऐसी जगह पर कुछ खाना शर्मनाक था। काजल ने बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आयुष को चुपके से खींचते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? यहाँ खाने के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। आयुष ने बुदबुदाते हुए कहा, आज मेरी भूमिका एक उड़ाऊ पुत्र की है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अगर खाना स्वादिष्ट होगा तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। काजल ने खुद को असहाय महसूस किया और हार मानने का फैसला किया। आखिरकार आज उनके आने का कोई मकसद था। खाने की मेज पर आयुष काजल के साथ बैठा था। उसके साथ 9 चतुर नौकर उसके लिए बर्तन तैयार कर रहे थे। यहाँ तक कि लिंग शियाओई ने भी आयुष के कॉलम में डालने के लिए एक सफ़ेद रुमाल निकाला। इस दृश्य ने आसपास के अमीर और प्रभावशाली लोगों और उनकी 24 के सोने की परत चढ़ी आंखों को अंधा कर दिया। आयुष के बगल में कुछ और लोग बैठे होते तो ये द लास्ट सपर दृश्य जैसा लगता। ये चैरिटी डिनर एक व्यवसाय उन्मुख सेमिनार की तरह था। किसी को भी वास्तव में भोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर कोई नए साझेदारों की तलाश में व्यस्त था। कुछ बड़े लोगों से परिचित हो रहा था, अजनबियों से बात कर रहा था जो एक दूसरे के व्यवसाय में उपयोगी लग सकते थे, या बस सुंदर महिलाओं के पीछे भाग रहे थे। लेकिन आयुष की अतिरंजित हरकतों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। जैसे ही आयुष खाने वाला था, उसने एक ठहाका सुना, अरे क्या यह मेरा भाई आयुष नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लाई जियांग पर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। आयुष ने पलटकर अपने पारिवारिक भाई करून को देखा। करून का वहां आना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन आयुष के पास स्वाभाविक रूप से उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बोलते बोलते उसने खाना शुरू कर दिया। एक महिला नौकर ने उसे एक अच्छी दिखने वाली मिठाई पेश की। उसके प्रदर्शन से संतुष्ट होकर आयुष ने कहा, बुरा नहीं है। 5000। महिला नौकर बहुत खुश थी जब वह पीछे हटी। हा, तुम अभी भी बहुत बेकार हो। आयुष को देखकर करून इतना हंसा कि उसकी पीठ सीधी नहीं हो सकी। उसने आयुष की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरकार मुझे समझ आ गया। मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बर्बादी करने आए हो। इस बारे में बात करते हुए तुम बाद में नीलामी में कितना खर्च करने की योजना बना रहे हो। मेरे काम तुम्हें देखने हैं, बेवकूफ़। आयुष ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन काजल गुस्से में था। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितना खर्च करना चाहते हैं? ठीक है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस पूछ रहा हूँ। करून ने हंसते हुए कहा, आयुष, क्या तुम इस स्थिति में पहुंच गए हो कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक महिला पर निर्भर रहना पड़े? अया, कितनी अफसोस की बात है। आयुष ने कुछ बुदबुदाया लेकिन हैरान लग रहा था। नहीं, क्या तुम्हारा मतलब है कि अब दूसरे लोग कुछ भी नहीं बोल सकते? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नीलामी के लिए यहाँ आया हूँ?
मुझे एक पल दो, मैं बिना खाना खाए ही जल्दी में घर से निकल गया। क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना चाहोगे? आयुष का निमंत्रण सुनकर करुण 2 कदम पीछे हट गया। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इस तरह की सभा में खाना खाकर तुम हमारे परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। आयुष ने हंसते हुए कहा, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा हम खाते हैं? यहाँ का माहौल शानदार और जीवंत है। ये बुरा नहीं है, मैं दूसरों को नाचते हुए देखते हुए खा सकता हूँ। अगर कोई अच्छा नाचता है तो मैं उसे टिप दे सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? करुण गुस्से से लाल हो गया था और उसे पसीना आ रहा था। वह पहले ताई याजिंग से डांस के लिए पूछना चाहता था ताकि वह अपने डांस मूव्स दिखा सके जिसका उसने बहुत अभ्यास किया था। आयुष ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने डांस फ्लोर पर जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आयुष ने अचानक कहा अच्छे मूव्स 5000 तो उसके लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि आयुष ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। जब वे एक दूसरे को घूर रहे थे तभी पीछे से एक नाजुक आवाज आई, मास्टर करुण, आपने मुझे अनदेखा क्यों किया? ये है। आयुष ने पलटकर देखा और बहुत खुश हुई। ये काजल की आदर्श मिस ताई याजिंग थी। अरे कुछ नहीं, यह मेरा आवारा भाई आयुष है। करुण मुस्कुराया, आयुष, ये ताई याजिंग है। मुझे लगता है कि अधिक परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कि यह तियानजिंग शहर में प्रसिद्ध उराव पुत्र है, ताई याजिंग मुस्कुराए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है युवा मास्टर। आप वास्तव में वैसे ही हैं जैसा मैंने सुना है। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें आयुष और खाने की मेज के बीच घूम रही थी। वह बोलते समय मजाक कर रही थी। उसके चेहरे से यह बात नहीं छुपी थी कि वह आयुष को नीचा दिखा रही थी। आयुष ने नाक सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों लोगों के बीच कुछ चल रहा था। वे अभी अभी मिले थे लेकिन उसके शब्द ठंडे और कठोर थे जो स्पष्ट रूप से आयुष का सम्मान नहीं कर रहे थे। क्या यह अपनी फिजूलखर्ची दिखाने का सबसे अच्छा समय नहीं था? आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ये बहन बहुत सुंदर है, इसे 20,000 टिप दो। अध्याय 77। उसे 20,000 युआन टिप दो। जैसे ही उसने ये कहा काजल जोर से हंसने लगा। ताई याजिंग के लिए उसकी भौहें लगभग खड़ी हो गईं और वह गुस्से में भौहें सिकोड़ने लगी। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टिप चाहूंगा? तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए असाधारण हो क्योंकि तुम अमीर हो? करुण का चेहरा हरा हो गया और उसने मेज पर जोर से पटक दिया। ज्यादा मत बोलो। क्या लेडी ताई याजिंग कोई ऐसी है जिससे तुम बात कर सकती हो? ओह, आयुष ने बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए। जो भी हो, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। श्याओई, तुम इसके बदले टिप ले सकती हो। बोलते बोलते उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले अपना खाना खा लूंगा। तुम मत कहना, मैं वाकई बहुत भूखा हूँ। आने से पहले उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। इस सारे हंगामे के बाद उसे वाकई भूख लगाई थी। करुण, चलो, इस भटके हुए आदमी से कहने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखकर कि आयुष ने वाकई खाना शुरू कर दिया है, ताई याजिंग ने करुण की बांह हिलाई और कहा, वह इतना असभ्य है, उसे देखना भी अप्रिय है। ताई याजिंग जानती थी कि आयुष और करुण के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। ओह, ये सुनकर आयुष ने धीरे से अपना सिर घुमाया और करुण को देखा। फिर ताई याजिंग को ध्यान से देखा जो उसकी बांह को गले लगा रही थी। उसने नाक सिकुड़ी और निर्णायक रूप से अपना सिर पीछे घुमाया। मुझे पोर्क शोल्डर को देखना चाहिए। ये सुनकर करुण, जो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, तुरंत गुस्से से भड़क उठा। क्या आप ये कह रहे हैं कि पोर्क शोल्डर हमसे बेहतर दिखता है? काजल और नौकर पहले से ही हंस रहे थे जब तक कि वे लगभग अपनी सांस नहीं पकड़ पा रहे थे। ये करुण वास्तव में सहयोगी था और उसने आयुष के उकसावे का जवाब दिया। मांस का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए आयुष ने आलस से जवाब दिया, सुआ का कंधा मेरी भूख को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन आपको देखकर मुझे समुद्र की याद आती है। तुम्हें समुद्र की याद आती है? काजल ने उत्सुकता से पूछा। आयुष, तुम्हें समुद्र की याद क्यों आती है? आयुष ने सुआ के कंधे का मांस खाना जारी रखा और कहा, कुछ खास नहीं है, बस मुझे समुद्री बीमारी हो जाएगी। जब भी मैं समुद्र के बारे में सोचूंगा तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होगा। सभी लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। आयुष, परिवार की बैठक तक रुको, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। करुण इतना क्रोधित था कि वह चाहता था कि वह आयुष का गला घोंटकर उसे मार डाले और ताई याजिंग को खींचकर चला जाए। मैं तुम्हें इन कुछ दिनों के लिए अपनी मर्जी से चलने दूंगा। जब समय आएगा तो स्वाभाविक रूप से कोई होगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा। देखो, आयुष ने काजल की ओर देखा। तुम अभी भी उसका ऑटोग्राफ मांगने की योजना बना रहे थे। वह स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं है। हाँ, मुझे भी अब यह नहीं चाहिए। ताई याजिंग स्पष्ट रूप से करुण की तरफ थी। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। अब भले ही ताई याजिंग काजल को अपना ऑटोग्राफ देना चाहती हो, काजल को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। इस छोटी लड़की का रुख बहुत दृढ़ था। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि इस निजी पार्टी में भोजन लगभग सजावट मात्र था, फिर भी यह निर्विवाद था कि इसका स्वाद काफी अच्छा था। बहुत जल्द आयुष का पेट भर गया। उसने आलस से एक कोना ढूंढा जहां बहुत कम लोग थे और सोफे पर आराम करते हुए भोजन पचने का इंतजार करने लगा। नौकर एक तरफ कतार में खड़े थे जबकि काजल एक तरफ बैठी थी और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ डांसिंग पूल में नाच रहे लोगों को देख रही थी।
यह एक गर्मजोशी भरा और मज़ेदार दृश्य था जो एक उड़ाऊ व्यक्ति की हवा से भरा हुआ था। जब वे आराम कर रहे थे तो उनके पास खड़े दो लोगों की बातचीत आयुष के कानों तक पहुंची। एक व्यक्ति ने कहा, डायरेक्टर हुआंग, क्या आपको लगता है कि आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं? मेरी कंपनी के पूंजी प्रवाह में वर्तमान में कुछ कठिनाई हो रही है। एक बार माल का भुगतान एकत्र हो जाने के बाद मैं निश्चित रूप से शेष राशि का भुगतान करूंगा। डायरेक्टर हुआंग नाम के व्यक्ति ने कुछ अधीरता से कहा, मैं भी तो नियमों का पालन कर रहा हूं। आप भी जानते हैं, हाल ही में उच्च अधिकारी हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं आपके उत्पादों के विज्ञापन में आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? सच कहूं तो अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो मैं पैसे वापस कहां से लाऊंगा? पहले व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं होगा डायरेक्टर हुआंग। बिल्कुल नहीं, मैंने सामान बेच दिया है, बस अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान हमें 1 या 2 महीने में मिल जाएगा। कृपया मुझे कुछ सोचने में मदद करें। उनकी बातचीत से अब तक आयुष को स्थिति का पूरा ज्ञान हो चुका था। ये दो लोग, पहले व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री में माल बेच दिया था लेकिन पैसे नहीं जुटा पाया, जिससे कंपनी में नकदी का प्रवाह टूट गया। अब उसके पास विज्ञापन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अगर वह अपने उत्पादों का विज्ञापन नहीं कर पाता तो उसकी फैक्ट्री में नया माल नहीं बिक पाता। यह एक दुष्चक्र में फंस जाता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घबरा गया था। दूसरी ओर निर्देशक हुआंग अपनी कंपनी की नीतियों से डरता था और डरता था कि दूसरा व्यक्ति दिवालिया हो सकता है। इसलिए उसने खुलकर बात करने और सहमत होने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा जब वह वास्तव में विज्ञापन के लिए भुगतान नहीं कर पाता तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती और वह इसे संभालने में सक्षम नहीं होता। आयुष इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्होंने डायरेक्टर हुआंग को ये कहते सुना, डायरेक्टर जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सम्मान नहीं दे रहा हूँ। हमने इतने सालों तक साथ मिलकर काम किया है और आपने कभी हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं की है। आपकी साख हमेशा काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। अब बैंक से लोन लेना मुश्किल है और आप अपने पिछले बैच के सामान का भुगतान नहीं ले सकते। मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता था लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर मुझे पैसे लिए बिना आपके उत्पादों का विज्ञापन करने में मदद करते हुए पाया गया तो मेरी शिकायत की जाएगी। उस डायरेक्टर जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, चूंकि ऐसा ही है इसलिए मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। डायरेक्टर हुआंग, मैंने अभी 3 मिलियन युआन जुटाए हैं। क्या आप मुझे कुछ छूट दे सकते हैं और मेरा विज्ञापन नहीं हटा सकते? बाकी पैसे के लिए मैं कुछ सोचूंगा और जल्द से जल्द भुगतान लेने के लिए दूसरे पक्ष को भेजूंगा। क्या ये ठीक है? निर्देशक हुआंग ने कहा, 3 मिलियन युआन। ठीक है, तो आप पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए स्टेशन पर आ सकते हैं। मैं आपको आधे महीने तक काम जारी रखने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखें, आपको शेष आधे महीने के समय में शेष राशि का भुगतान करना होगा। यदि नहीं तो आप जानते हैं, एक बार जब विज्ञापन को गोल्डन टाइमिंग से हटा दिया जाता है तो बहुत सारे लोग स्लॉट ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए विज्ञापन लगाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है। डायरेक्टर जी ने आह भरी और कहा, मैं जल्द से जल्द भुगतान कर दूंगा। आखिरकार उन दोनों ने अपनी बातचीत खत्म की। आयुष और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा। काजल ने धीरे से कहा, उपनाम जी है और उसने अभी 3 मिलियन युआन जुटाए हैं। क्या ये हो सकता है कि यह चाचा जी जिरवो के पिता हों? 80% ये वही है। आयुष ने अपनी ठोड़ी को छुआ। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? काजल ने अपना सिर हिलाया। इसमें मदद करना मुश्किल है। अब उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसका विज्ञापन चलता रहे। एक बार जब भुगतान बंद हो जाता है और उसका विज्ञापन हटा दिया जाता है तो स्लॉट ले लिया जाएगा। उस समय तक भले ही उसके पास पैसे हों, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आयुष ने सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद अचानक कहा, शियाओई, जाओ और उस अंकल से कहो कि वह थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं। आखिरकार यह उसके सहपाठी का पिता था। चूंकि वह यहाँ बर्बाद करने के लिए आया था इसलिए यह बहुत अंतर नहीं था कि इसे कहाँ बर्बाद किया जाए। कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति वहाँ आया। आयुष ने देखा, ये लगभग 45 या 46 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने टाई के साथ एक साधारण पश्चिमी शैली का सूट पहना था और उसने जो पहली छाप छोड़ी वह बहुत अच्छी थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के घेरे थोड़े हरे थे और उसके मंदिरों पर बाल सफ़ेद हो रहे थे। ये देखना साफ था कि इस घटना ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। चाचा, मैं आपको किस तरह संबोधित कर सकता हूँ? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी आपके और उस डायरेक्टर हुआंग के बीच की पूरी बातचीत सुनी। अब इस बारे में जिक्र मत करना। डायरेक्टर जी ने कहा, मेरा नाम जी तियानयू है, मैं माइट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये कहते हुए उसने फिर से आह भरी। ये स्पष्ट था कि अब वह काफ़ी उदास महसूस कर रहा था। माइट बेवरेजेस? आयुष हैरान थी। यह एक बड़ा ब्रांड है, मैं इसे अक्सर पीता हूँ। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? जी तियानयू ने कड़वी मुस्कान दी और कहा, माल बिक नहीं पाया, पिछले बैचों के भुगतान नहीं मिल पाए, उत्पादों के विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे। सारी बुरी चीजें एक साथ आती रहती हैं। अध्याय 78। जैसे ही जी तियानयू ने इतना कहा, अचानक एक लड़की की हैरान करने वाली आवाज़ सुनाई दी। युवा मास्टर आयुष, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयुष ने
पलटकर देखा, लड़की का रूप नाजुक और सुंदर था, दयनीय लग रहा था। ये जी झिरुओ के अलावा और कौन हो सकता है? वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, क्या तुम भी यहाँ नहीं हो? इसमें हैरान होने की क्या बात है? जी झिरुओ दौड़कर जी तियान्यू के पास गई और धीरे से बोली, पिताजी आपकी चर्चा कैसी रही? जिसके बाद उसने तुरंत उनका परिचय आयुष से कराया। युवा मास्टर आयुष, ये मेरे पिता हैं। मैंने आपको पहले ही उनके बारे में बताया था। हे, मैंने सब कुछ सुना। आयुष ने पूछा, आप मुझे विस्तार से क्यों नहीं बताते? सच कहूं तो मैं काफी उत्सुक हूं। असल में आपके परिवार की कंपनी काफी बड़े पैमाने पर है। यह इस स्थिति में कैसे पहुंच गई? जी तियान्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बारे में बात कर रहे हैं यह इस मुहावरे का एक और सबूत है, व्यापार जगत एक युद्ध लड़ने जैसा है। शुरू में मेरे माइट बेवरेज की बिक्री काफी अच्छी थी। उस समय हर साल बिक्री का नतीजा बढ़ रहा था और आप कह सकते हैं कि मैं सफलता से अभिभूत था। हालांकि अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। जैसे ही मेरी कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, फेयसबुल बेवरेज नामक एक और ब्रांड अचानक बाजार में आ गया। जब से यह बाजार में आया है तब से इस फेयसबुल पेय पदार्थ की धूम मची हुई है। हर जगह इसके विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है, जिसके कारण कई पेय पदार्थ कंपनियां बंद हो गई हैं। वास्तव में ये बहुत सामान्य बात है। आखिरकार ये बाजार है, कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग हारते हैं। जब से यह फेयसबुल लोकप्रिय हुआ है, स्वाभाविक रूप से अन्य पेय पदार्थों के ब्रांड के स्टॉक बिक नहीं पाए। मूल रूप से मेरे माइट बेवरेज को बाजार में बड़े ब्रांडों में से एक माना जा सकता था, इसलिए इसका प्रभाव शक्तिशाली था। हालांकि इस बिंदु तक बोलते हुए जी तियान्यू ने फिर से आह भरी और कहा, बुरी चीजें हमेशा एक साथ आती हैं। फेयसबुल बेवरेज में अचानक बड़ी मात्रा में पूंजी आ गई, करोड़ों युआन। इसका आकार तुरंत बढ़ गया, इसके विज्ञापन कई स्टेशनों पर गोल्डन टाइमिंग स्लॉट में लगाए गए, इसकी बिक्री का प्रदर्शन और भी बढ़ गया। दूसरी ओर मेरा माल बिक नहीं सका, पूंजी वापस नहीं मिल सकी और अब विज्ञापनों के लिए पैसे भी खत्म हो गए। मेरे जैसे खाद्य और पेय पदार्थों के व्यवसाय के लिए विज्ञापन बहुत जरूरी हैं। एक बार विज्ञापन बंद हो जाने पर खर्च करने वाले लोग जल्दी ही हमारे बारे में भूल जाएंगे, फिर हमारी पूंजी वापस पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस दुष्चक्र के तहत हमारे बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब उन्होंने इसे सरल और आसान शब्दों में समझाया तो आयुष को उसका मतलब पूरी तरह समझ में आ गया। खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग के लिए भी यही स्थिति थी, प्रतिस्पर्धा क्रूरता की हद तक तीव्र थी। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। खास तौर पर विज्ञापनों के लिए इसे रोका नहीं जा सकता था। अन्यथा पर्याप्त प्रकाशन के बिना खर्च करने वाले लोग जल्दी ही भूल जाएंगे कि ऐसी कोई कंपनी भी मौजूद है। अपने पिछले जीवन में आयुष को कई ऐसी फैक्ट्रियों के बारे में पता था जो बहुत अच्छा काम कर रही थीं, लेकिन उनके विज्ञापन न होने की वजह से खर्च करने वाले लोग उन्हें आधे साल से लेकर एक साल के भीतर ही भूल गए। फिर वे या तो दिवालिया हो गए या नई कंपनियों के आने के बाद उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जी तियान्यू की कंपनी की स्थिति भी ऐसी ही होने की संभावना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जी झिरुओ पिछली कुछ क्लास की बैठकों में शामिल नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि जब उसका परिवार इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रहा था तो उसका बाहर जाकर खेलने का मूड नहीं था। आयुष ने एक गहरी सांस ली, अचानक घूमा और शियाओई से कहा, शियाओई, इस भयंकर बैल की पृष्ठभूमि की जांच करने में मेरी मदद करो। ठीक है। जियाओई तुरंत मुड़ी, एक शांत कोने में गई और एक कॉल किया। अंकल जी, चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कुछ सोच सकते हैं। अब जबकि प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकारी पर्याप्त नहीं थी, आयुष पहले उसे केवल सांत्वना दे सकता था। बहुत जल्दी शियाओई वापस आ गई। हालांकि इस बार उसके चेहरे पर भाव काफी दिलचस्प थे, जैसे वह एक ही समय में रो रही थी और हंस रही थी। युवा मास्टर, ये भयंकर बैल पे है, यह क्या है? आयुष ने उत्सुकता से पूछा। ये करून के नाम पर एक संपत्ति है। लिंग शियाओई आयुष को याद दिलाना नहीं भूला, जो अभी वाला यंग मास्टर है। इसके अलावा 25 मिलियन युआन की पूंजी उन संपदाओं को बेचकर प्राप्त की गई थी जो उसने आपको बेची थी। क्या बकवास है? ये सुनकर आयुष लगभग उछल पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन संपदाओं को बेचने की इतनी जल्दी में था, यही कारण है। यह आदमी वास्तव में बहुत दुष्ट है। काजल ने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए। देखो, जब तुम फिजूल खर्ची कर रहे थे तब मैंने तुम्हें डांटा था। अब देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? आयुष ने हंसते हुए कहा, एक गरीब व्यक्ति होने के नाते मुझे 2 कटोरी बीनेकुट खरीदना होगा, 1 कटोरी पीना होगा और 1 कटोरी डालना होगा। कंपनियों को जोड़े में खरीदना होगा और एक का उपयोग दूसरे के साथ खेलने के लिए करना होगा। अब यह स्पष्ट है कि दोनों कंपनियों को खरीदा नहीं जा सकता है। एकमात्र उपाय यह है कि उनमें से एक दूसरे के साथ तब तक खेले जब तक वह मर न जाए। काजल ने धीरे से आह भरी। उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। ये कहने के बाद आयुष ने जी तियान्यू की ओर देखा और कहा, अंकल जी, चिंता मत करो। हालांकि यह करून मेरे परिवार से है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत करीबी नहीं है। मुझे लगता है कि वह शायद उम्मीद कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। इसलिए अब हम एक ही पक्ष में हैं। हम इस बार एक बड़ा खेल खेल सकते हैं। हे, बड़ा खेल खेलना है? काजल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे खेलना है? यह आसान है। आयुष ने जी तियान्यू को देखा।
अंकल जी, जी झिरुओ ने मुझसे पहले कितना उधार लिया था? जी तियान्यू ने कहा, कुल 3850,000 युआन। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, पीछे के अंक मिटाकर शून्य कर दो, इसे 3 मिलियन युआन समझो। मैं तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर के बदले में और 3 मिलियन निवेश करूंगा। फिर हम एक ही पक्ष में होंगे। तुम क्या कहते हो? काजल ने अपना माथा थपथपाया। मैंने कभी किसी को इस तरह शून्य तक मिटाते नहीं देखा। इतनी बड़ी कंपनी बनाने में सक्षम होने के नाते जी तियान्यू कोई लंबी चौड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने बिना एक और शब्द कहे तुरंत फैसला कर लिया। ठीक है, आयुष ने हंसते हुए कहा, तो फिर बात यहीं खत्म हो गई। सबसे पहले हमें यही करना चाहिए। उनके दिमाग तुरंत एक साथ आ गए। आयुष की योजना सुनने के बाद काजल सबसे पहले हंसते हुए फर्श पर गिर पड़ी। आयुष, तुम्हारी यह योजना बिल्कुल ही हा 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 बहुत मजेदार है। समूह में बाकी सभी लोग भी हंसी में खो गए। ... उसी समय पार्टी के दूसरी तरफ ताइयाजिंग ने करून की बांह को गले लगाया और प्यार से कहा, करून, अभी तुमने कहा था कि तुम मेरे प्रेमी बनना चाहते हो, क्या ये सच है? ये झूठ कैसे हो सकता है? करून ने एक सस्ती हंसी दी और उसके स्तन को छुआ, जिसके बाद उसकी नज़र धीरे धीरे उसकी लंबी और सेक्सी टांगों की जोड़ी पर चली गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी टांगें अभी भी इतनी लंबी हैं, बस मुझे यकीन नहीं है कि उस समय के बाद किसी और आदमी ने उन्हें छुआ है या नहीं। अच्छी बात है, तुम बहुत मतलबी हो। ताइयाजिंग ने मोहक लहजे में आपत्ति जताई। तुम्हारे अलावा क्या मैं किसी और को अपना एक बाल भी छूने दे सकती थी? विषय मत बदलो, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम सच में ये कहना चाहते थे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? करून जोर से हंसे और आत्मसंतुष्ट होकर बोले, चूंकि तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। इसमें कोई खास समस्या नहीं है। हाँ, तुम सच में मेरी प्यारी हो। ताइयाजिंग ने तुरंत ही नखरे दिखाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक अंतरंग होने के बाद ताइयाजिंग ने पूछा, अंबाओ, तुम्हारा फेसबुक पे पदार्थ अब बहुत अच्छा चल रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई नई योजना है? करून ने अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, क्या पूछने की जरूरत है? जब मैं इस बार फिर से कंपनी का विस्तार बड़े पैमाने पर करूंगा तो मेरे पास अपने सिंह परिवार की बैठक के दौरान बोलने की कुछ शक्ति होगी। आयुष, वह उड़ाव लड़का हूँ। वह इस साल पहले से ही 18 साल का है। तब तक मैं उसे कष्ट पहुंचा दूंगा। ताइयाजिंग ने चुपके से करून को चूमा और फिर उत्सुकता से पूछा, इस बारे में बात करते हुए तुम उसे इतना नापसंद क्यों करती हो? वह तो बस एक अक्षम और भटकने वाला लड़का है। करून ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए ताइयाजिंग के पैर को बुरी तरह से पकड़ा। उसने गहरी आवाज में कहा, बात को टालते मत रहो, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। अध्याय 79। जब आयुष और उसका गिरोह भविष्य की योजनाओं पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था, जी तियान्यू जी झिरुओ को साथ लेकर सीधे घर चला गया और व्यवस्था करने लगा। अब जब उसे यह सुपर प्रोडिगल आयुष का सहारा मिल गया है तो भविष्य में उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे के बाहर से आश्चर्य से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं। फिर कैमरों से फ्लैश की चटकने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं क्योंकि थोड़े समय में कई कैमरे दबाए गए थे। ये व्यावहारिक रूप से इस निजी पार्टी के दौरान होने वाली सबसे पागलपन भरी हरकत थी क्योंकि प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोलने से पहले ये पूरे 3 मिनट तक चलता रहा। 2 महिलाएं अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कमरे में चली गईं। उनके चारों ओर 10 से अधिक सुरक्षा गार्ड थे। जैसे ही आयुष ने मुड़कर देखा, उसने देखा कि यह ली न्यानवेई और उनके प्रबंधक झांक गए थे जो आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन न्यानवेई भी यहाँ होंगी, आयुष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। इस पार्टी के पीछे बॉस की क्षमताएं और शक्ति बहुत बड़ी हैं। ली न्यानवेई ने एक लंबी काली पोशाक पहनी थी जो उसके पीछे खींची गई थी। उसकी सुंदर चाल उसे तुरंत अलग कर रही थी। उसके बाल उसके कंधों के चारों ओर खुले थे और उसने काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। उसका समग्र रूप जटिल नहीं था लेकिन डिजाइन सरल नहीं था। वह बस चलने और इधर उधर देखने से ही आकर्षण बिखेरती थी। वह सूरज की तरह थी, इतनी रोशनी बिखेरती थी कि दूसरे लोग उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जिस किसी को भी वह देखती थी वह खुद को उससे घबराया हुआ और हीन महसूस करता था। आज उसके बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उसकी गर्दन। उस पर एक पतली प्लेटिनम की माला लटक रही थी जिससे निकलने वाली रोशनी उसकी गर्दन को चिकनी और पीली बना रही थी। सबको आश्चर्य हुआ कि वह पेंडेंट सिर्फ $1 का सिक्का था। बहुत से पत्रकारों ने अपने माइक्रोफोन को ऊपर उठाया और पूछा, लेडी न्यानवेई, इस $1 के सिक्के को पेंडेंट के रूप में इस्तेमाल करने का क्या कारण है? क्या इसका कोई विशेष अर्थ या महत्व है? ये सिक्का एक साधारण $1 का सिक्का लगता है। क्या ये हो सकता है कि यह वही सिक्का है जो यंग मास्टर ने आपको दिया था? हाँ, ली न्यानवेई के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आवाज़ पानी की तरह शुद्ध थी। ये सिर्फ एक साधारण $1 का सिक्का है, लेकिन मेरे दिल में यह एक अनमोल खजाना है। हर कोई भावुक होकर रोने लगा। जब से ली न्यानवेई मंच पर आए हैं उसने ताइयाजिंग से आने वाली सारी रोशनी को रोक दिया है। ली न्यानवेई से काफी दूर खड़ी और करून की बांह पकड़े हुए ताइयाजिंग ने प्रवेश द्वार की दिशा में देखा और ईर्ष्या और द्वेष से भरे स्वर में कहा, वह सिर्फ एक नौसिखिया है जिसे मालकिन की तरह रखा जा रहा है। वह इतनी घमंडी क्यों है?
ली नियानवेई सीधे अंदर की ओर चली गई और आसपास के लोग अलग हो गए और उसके लिए खुद ही चलने के लिए एक रास्ता छोड़ दिया। जब वह आगे बढ़ी तो लोगों ने जोर जोर से ताली बजाई। जब वह ताई याजिंग के पास पहुंची तो उसने हल्के से अपना सिर हिलाया, मुस्कुराए और कहा, आपको नमस्कार वरिष्ठ। मैंने आपके प्रसिद्ध नाम के बारे में लंबे समय से सुना है। अब जब मैं आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिली हूं तो मैं देख सकती हूं कि आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहते हैं। कृपया भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करें। ताई याजिंग ने कुछ क्षण पहले आयुष से जो भाषण दिया था वह अब थोड़े बदलाव के साथ पूरा सुनाया गया था। हालांकि स्वर और भाव पूरी तरह से अलग थे। हालांकि ताई याजिंग इतनी अनिच्छा से इतने सारे पत्रकारों के सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार वे दोनों भविष्य में मनोरंजन उद्योग में काम करेंगे। उसने अनिच्छा से कहा, आप बहुत विनम्र हैं, हमें भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर धन्यवाद, ली नियानवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतनी घमंडी क्यों हो? धिक्कार है, तुम भविष्य में सिर्फ एक सोने की चिड़िया बनकर रह जाओगी। अब जब तुम आयुष की रखेल बन गई हो तो तुम्हारा भविष्य पहले ही बर्बाद हो चुका है। ताई याजिंग को अब ली नियानवेई के यहाँ आने के बाद कोई नहीं चाहता था और उसने अपने दिल में सोचा। हालांकि उसे यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं थी। इस समय आयुष ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। जब वे मिले तो उसने ली नियानवेई की कोहनी को गले लगाया और कहा, बहन नियानवेई, तुम भी यहाँ हो। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, मैं तुम्हें 50,000 युआन टिप दूंगा। बहन कहे भी, धन्यवाद यंग मास्टर। ये सुनकर ली नियानवेई को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह शांति से सहमत हुई, मुस्कुराए और बोली, यंग मास्टर यहाँ कितने समय से हैं? मैंने कुछ समय पहले ही इस निजी पार्टी के बारे में सुना था और यहाँ एक चैरिटी नीलामी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने और समाज में भी अपनी भूमिका निभाने आई हूँ। हे। हालांकि ली नियानवेई ने इसे हल्के में लिया, लेकिन वास्तव में यह उतना सरल नहीं था जितना उसने कहा था। आज की निजी पार्टी में जो लोग शामिल हुए उनमें प्रसिद्ध हस्ती ताई याजिंग, टेलीविजन स्टेशन के निदेशक हुआन करून और लियू मिंगक्सन शामिल थे। मेजबान की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से शक्तिशाली थी जो इतने सारे प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों को यहाँ आकर्षित करने में सक्षम थी। आयुष को अन्य लोगों के बारे में तो यकीन नहीं था, लेकिन वह जानता था कि लियू मिंगक्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे खुद पर बहुत गर्व है। एक सामान्य व्यक्ति उसे यहाँ आमंत्रित नहीं कर सकता था। आयुष और ली नियानवेई की बातचीत के दौरान ताई याजिंग, जो एक तरफ बैठकर सुन रही थी, के दिल में खटास महसूस हुई। मैं टिप के रूप में केवल 20,000 युआन के लायक क्यों हूँ जबकि वह 50,000 युआन की है? क्या यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है? वह भाग्यशाली थी कि आयुष को उसके विचार पता नहीं थे, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसे बताता कि 20,000 युआन उसके लिए बहुत ज्यादा है। उसे केवल 200 युआन के टिप के लायक होना चाहिए। वर्तमान दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि करून और ताई याजिंग एक जोड़ी थे। आयुष के लिए उनका समूह गठन दुर्जय था। उनके साथ 2 महान सुंदरियां थीं, काजल और ली नियानवेई। उनके पीछे 9 अनुचर और एक ड्राइवर भी था। यह नज़ारा वाकई आश्चर्यजनक था। इसे देखकर कोई भी अपने पैरों से सोचकर बता सकता था कि आयुष एक बहुत ही खर्चीला और एक महान भोगवादी था, जो कि आयुष चाहता था कि दूसरे उसके बारे में यही सोचें। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही ये 2 समूह के लोग सतह पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, एक कोमल मध्यम आवाज सुनाई दी, मैं सोच रहा था कि इतने बड़े दल के साथ कौन आया है। जैसा कि अपेक्षित था, ये यंग मास्टर आयुष थे जो आए थे। ओह, लेडी नियानवेई भी यहाँ हैं, ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मैं, लियू मिंगक्सन, आपको अपना अभिवादन देता हूँ, लेडी नियानवेई। जो व्यक्ति इस तरह से और ऐसे शब्दों में बात करता है, उसे देखकर स्वाभाविक रूप से हर कोई प्यार करता है। वह अजय रूप से सुंदर बिग यंग मास्टर लियू मिंगक्सन जो अभी अभी आया था। जैसे ही उसने बात खत्म की, आसपास के लोग तुरंत फिर से चिल्लाने लगे। यही कारण था कि आयुष को ये लड़का नापसंद था। किसी का बहुत ज्यादा सुंदर होना अपराध था। उसकी बातें सुनकर ली नियानवेई ने मुड़कर अपना सिर हल्के से हिलाया और उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी। आयुष के बारे में बात करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये हमारे बिग यंग मास्टर लियू हैं। मैं बस ये कह रहा था कि इतने लंबे समय के बाद भी आप यहाँ क्यों नहीं आए? आइए आइए आइए, मुझे इस व्यक्ति से आपका परिचय करवाना चाहिए। आयुष ने अपनी आस्तीन पकड़ी और करून की ओर देखते हुए कहा, यह मेरे परिवार का भाई करून है। वह एक व्यवसायी है जिसके पास फियस बुल बेवरेज है। ओह माय, उसका यह विज्ञापन वाकई हर जगह छा गया। वाकई बहुत प्रभावशाली है। हालांकि वे दुश्मन थे, फिर भी इतने सारे लोगों के सामने आयुष से अपनी प्रशंसा सुनकर उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा। करून ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी सबसे सच्ची मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते नमस्ते। एक बार जब लियू मिंगक्सन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो आयुष ने फिर कहा, ये लियू मिंगक्सन है। मैं भूल गया कि यह कौन सी गेमिंग कंपनी थी जो उसकी थी। फिर से इसका नाम क्या था? मूल रूप से वह वास्तव में दुर्जय है, मुझसे कहीं बेहतर, जो एक अपव्ययी है। लियू मिंगक्सन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, नमस्ते, मैं मिंगक्सन नेटवर्क का निदेशक हूँ। कृपया भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करें। एक बार जब उन्होंने हाथ मिलाया तो परिचय समाप्त हो गया। आयुष, काजल और उसके गिरोह के बाकी लोग लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ये लियू मिंगक्सन एक व्यवसायी प्रतिभाशाली व्यक्ति था और करून को हमेशा खुद पर बहुत गर्व था।
एक सिंह परिवार से था जबकि दूसरा लियू परिवार से था। अब जब वे दोनों मिल गए हैं तो निश्चित रूप से कोई सुखद अंत नहीं होगा। करुण शायद लियू मिंगक्सन के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत न करे, लेकिन लियू मिंगक्सन ने आयुष पर हाथ डालने की भी हिम्मत की। वह निश्चित रूप से करुण को अकेला नहीं छोड़ेगा। भेड़िए का उपयोग कर बाघ को खाने की एक साधारण योजना से यह उम्मीद की जा सकती है कि करुण को भविष्य में किसी बात की चिंता होगी। इसका सबसे शानदार हिस्सा यह था कि दोनों को आयुष ने बेच दिया था और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। खास तौर पर तायाजिंग, जिसकी नज़र कमरे में कदम रखने के बाद से 2 सेकंड से ज्यादा के लिए भी लियू मिंगक्सन से नहीं हटी थी। ऐसे बम के साथ जो कभी भी फट सकता था, यह उम्मीद की जा सकती थी कि इस बार का शो देखने लायक होगा। अध्याय 80। जैसा कि अपेक्षित था वैसा ही हुआ जैसा कि आयुष ने भविष्यवाणी की थी। आखिरकार करुण मूर्ख नहीं था, उसे जल्दी ही पता चल गया कि तायाजिंग के साथ क्या हो रहा था। एक घमंडी और अभिमानी युवा मास्टर होने के नाते करुण स्वाभाविक रूप से तायाजिंग, उस प्यार में पागल बेवकूफ को सार्वजनिक रूप से फटकार नहीं लगाएगा। उसकी पहली प्रवृत्ति बाद में नीलामी के लिए बोली में लियू मिंगक्सन को जीतना था, ताकि ये दिखाया जा सके कि जीवन में असली विजेता कौन है। यदि आयुष को पता होता कि वह अब क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से आह भरता। ये स्पष्ट रूप से करुण की तुलना में उसकी बुद्धिमत्ता के स्तर का दमन था। कुछ ही देर में सभी लोग इकट्ठा हो गए और एक आंतरिक हॉल में चले गए। बिना किसी संदेह के नीलामी का आयोजन यहीं पर होना था। चूंकि यह एक चैरिटी नीलामी थी, इसलिए सारी आय दान के काम में खर्च की जाएगी। इससे किसी की सार्वजनिक छवि को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए वहां मौजूद किसी ने भी मना नहीं किया। जैसे ही आयुष और उसका समूह राजसी ढंग से हॉल में दाखिल हुआ, आयुष ने काजल और ली नियानवेई को सबसे अच्छी सीटों पर लाकर बैठा दिया। अगर कोई उसका विरोध करने की हिम्मत करता तो उसके अनुचर उसे गुस्से से घूरते। तब तक सभी को पता चल गया था कि वह तियानजिंग शहर का प्रसिद्ध भटका हुआ आदमी था, इसलिए वे केवल अपने गुस्से को निगल सकते थे और चुप रह सकते थे। आखिरकार वे सिंह परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। माहौल थोड़ा धुंधला था। नीलामी हॉल जल्दी ही भर गया। जो लोग एक दूसरे को जानते थे वे एक साथ बैठ गए और नीलामी की वस्तुओं पर चर्चा करने लगे। काजल आयुष के पास बैठी हुई ऊब से इधर उधर देख रही थी। अचानक उसने अपनी आंखों के कोने से किसी को देखा। आश्चर्य से आवाज निकालते हुए उसने कहा, वह यहाँ क्या कर रही है? आयुष ने उत्सुकता से पूछा, कौन? यहाँ कौन है? ये कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने ऐसा कहा, काजल ने मन ही मन सोचा, क्या ये वास्तव में वह है? रक्त उपपत्नी? क्या उसके यहाँ होने का कोई छिपा हुआ अर्थ है? क्या वह भी वस्तुओं के लिए बोली लगाने के लिए यहाँ है? उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यहाँ उसकी नज़र किस पर पड़ सकती है? ये वास्तव में अजीब है। मैंने गलत देखा होगा। ठीक इसी समय आयुष को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमा लिया। उसकी नज़रों के सामने दाईं ओर बैठा करुण चुपके से लियू मिंगक्सन को देख रहा था, जो बाईं ओर 3 मीटर दूर था। उसके मुंह पर शैतानी मुस्कान लटक रही थी। आयुष ने तुरंत काजल की कोहनी खींची। जल्द ही एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि मेरा वह भाई जल्द ही अपनी मर्दाना ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर काजल चुपके से हंस पड़ी। आयुष द्वारा बाघ को खाने के लिए भेड़िए का उपयोग करने की यह चाल वास्तव में बहुत बुरी थी। वे दोनों घमंडी और अहंकारी थे। आज निश्चित रूप से एक अच्छा शो होगा। इसी समय उनके चारों ओर खड़े लोग भी आयुष की ओर इशारा कर रहे थे। ली नियानवेई का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जब उसकी प्रसिद्धि आसमान छू रही थी तो उसने स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। आयुष के साथ जो हर किसी के दिल में एक सुपर प्रोडिगल था, प्रभाव कल्पना से परे था। बहुत से लोग एक अच्छे शो का आनंद लेना चाह रहे थे। हालांकि यह एक चैरिटी नीलामी थी, लेकिन आज एक शानदार मुकाबला देखने को जरूर मिला। कुछ ही देर बाद रोशनी धीमी हो गई। यह इस बात का संकेत था कि नीलामी शुरू होने वाली थी। हॉल में बड़बड़ाहट और चर्चा का शोर तुरंत शांत हो गया। बहुत जल्द मंच पर अचानक रौनक आ गई और नीलामी शुरू हो गई। मूंछों वाला एक आदमी मंच पर आया और धीरे धीरे गहरी और मोहक आवाज में बोला, नमस्ते सभी को। मैं सू लेई हूँ, आज की नीलामी की मेजबान। मेरा मानना है कि आज सभी ने वस्तुओं के लिए सामग्री की पुस्तिका पढ़ ली होगी। बिना किसी देरी के चलिए पहले आइटम से शुरू करते हैं। सामग्री पुस्तिका, मैंने इसे क्यों नहीं देखा? आयुष का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ओह, हमें लियू मिंगक्सन ने आखिरी मिनट में यहाँ बुलाया था, इसलिए हमारे पास कोई नहीं है। काजल ने उसे खींच लिया और धीरे से बुदबुदाया, लेकिन कोई बात नहीं, बस बाद में बोली लगाने की तैयारी करो। ओह ठीक है, आयुष ने सीधे उत्तर दिया। मंच पर सू लेई ने इधर उधर देखते हुए बोलना जारी रखा, फिर हल्के से ताली बजाई। एक परिचारक ने तुरंत नीलामी की पहली वस्तु सामने ला दी। ये वस्तु आकार में बड़ी नहीं लग रही थी और लाल कपड़े से ढकी हुई थी। जैसे ही सू लेई उस वस्तु का परिचय देने वाली थी, नीचे से एक आवाज आई, 300,000 युआन। सू लेई की लार से ही उसकी सांस अटक गई थी। उसने कुछ जोरदार खान से लगाए और फिर ध्यान से आवाज के स्रोत की ओर कहा, ये सर, मैंने अभी तक आइटम का परिचय नहीं दिया है। आयुष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पता है। क्या ये काफी नहीं है? तो मैं इसके बदले 400,000 युआन की बोली लगाऊंगा।
अगर कोई भी इस वस्तु को नहीं चाहता है तो मैं इसे ले लूंगा। ऐसे समय में एक अनुभवी नीलामीकर्ता के रूप में सू लेई का अनुभव काम आया। उन्होंने 200 शब्द प्रति मिनट की गति से निर्णायक रूप से कहा, यह एक हरे रंग की नक्काशीदार जेड है जो गुणवत्ता और डिजाइन दोनों में उत्कृष्ट है। इसे मूर्तिकला के प्रसिद्ध मास्टर श्री जिया होंगुआन द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 50,000 युआन है। सर ने पहले ही 400,000 युआन की बोली लगा दी है। क्या कोई और भी है जो बोली लगाना चाहता है? बाकी सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया। फिर सू लेई ने दृढ़ता से अपना हथौड़ा गिरा दिया। सौदा। इस बारे में बात करते हुए वह वास्तव में भीड़ के मूड को नियंत्रित करने में अच्छा था। हर बार जब वह किसी वस्तु की कीमत बताता था तो वह उन्हें यह महसूस कराता था कि वह वस्तु न केवल कीमत के लायक है बल्कि वह माहौल को हमेशा चरमोत्कर्ष पर बनाए रखता था। इसके अलावा सू लेई को पूरा विश्वास था कि इस जेड की अंतिम कीमत, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 युआन थी, 200,000 युआन से ऊपर लाई जा सकती है। भले ही वह अपने सिर के टूटने तक सोचता रहा हो, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही आयुष आइटम जीतने के लिए 400,000 युआन की बोली लगाएगा। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया अभी भी काफी तेज थी। अब चैरिटी नीलामी में भाग लेने वाले सभी लोग टूट गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी अद्भुत लोगों को नहीं देखा था, लेकिन आयुष जैसा अद्भुत व्यक्ति वे पहली बार देख रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसा वाक्य सुना जिससे वे और भी टूट गए। उन्होंने आयुष को ये कहते सुना, मेरे घर के छोटे से समोइड के पास आखिरकार दांत पीसने के लिए कुछ है, बुरा नहीं है। 400,000 युआन की ऊंची कीमत अपने कुत्ते के लिए दांत पीसने वाला खिलौना खरीदने के उद्देश्य से। वहां उपस्थित सभी लोगों को लगा कि उनकी तर्कशक्ति जमीन पर बिखर गई है और टुकड़े टुकड़े हो गई है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं पागल हूं, मैं सचमुच पागल हूं। क्या ये बहुत ज्यादा बर्बादी नहीं है? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मैंने आज वास्तव में अपने क्षितिज का विस्तार किया है। अगर हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम वास्तव में खुद को मौत के घाट उतार सकते हैं। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, सिंह परिवार का यह महाखर्चीला लड़का वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूं। काजल लगभग दिल खोलकर हंस पड़ी। यह आयुष वाकई एक अपव्ययी व्यक्ति था। आज उसके इस कृत्य से कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। दरअसल आगे बैठे करुण जोर से हंसे और अपनी जांघ पर थपकी दी। ये बदचलन आदमी, हा हा हा। लियू मिंगक्सिन के लिए उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह आयुष, वह वास्तव में एक अपव्ययी व्यक्ति है जैसा कि अफवाहों में कहा गया है। इस तरह के व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी मानना वास्तव में मेरी हैसियत से नीचे है। भूल जाओ, मुझे इस तरह के जोकर से नहीं लड़ना चाहिए। इसमें कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय ये करुण मेरे प्रति काफी शत्रुतापूर्ण भावना रखता है। उसके साथ खेलना काफी दिलचस्प होना चाहिए। अध्याय 81। एक झटके में पिछली कुछ अप्रासंगिक नीलाम की गई वस्तुएं नीलाम हो चुकी थीं। सू लेई ने हंसते हुए कहा, सब लोग, हमारे नीलामी घर को कुछ दिन पहले एक खजाना मिला है। मुझे लगता है कि हर कोई इसमें दिलचस्पी लेगा। ये खजाना एक भयानक हथियार है। वाक्य पूरा करने के बाद उन्होंने ताली बजाई और तुरंत ही एक सेवक लाल चंदन की लकड़ी की एक थाली लेकर आया जिस पर लकड़ी का एक लंबा संदूक रखा था। लकड़ी के बक्से को खोलने के बाद सू लेई ने अंदर से एक लंबी तलवार निकाली। तलवार को बाहर निकालने पर एक तीखी, स्पष्ट शिंग ध्वनि सुनाई दी। तलवार में ड्रैगन की दहाड़ थी और वह चमक रही थी, जो नीलामी के लायक वस्तु के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। ये वास्तव में एक असाधारण उपकरण था। इस तलवार का नाम आयरन एग्जीक्यूशनर है। इसे हमारे स्वर्गीय राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोहार रुवान चेंगजी ने बनाया था। इसका ब्लेड बेहद तेज है और निश्चित रूप से एक बेहतरीन हथियार है जो इकट्ठा करने लायक खजाना है। हर कोई जानता है कि यह तकनीक का युग है। इस तरह के प्राचीन, पूरी तरह से हस्तनिर्मित हथियार आमतौर पर बहुत मूल्यवान होते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई बाजार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग अपने घरों की दीवारों को एक सुंदर सुंदर तलवार से सजाना पसंद करते हैं। हम इसे हैंगिंग स्वॉर्ड कहते हैं, लेकिन यह आयरन एग्जीक्यूशनर तलवार निश्चित रूप से घर की रखवाली करने वाली खजाने की तलवार के अपने शीर्षक के अनुरूप है। सभी लोग कृपया इसे देखें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अटेंडेंट एक धातु का डंडा पकड़े हुए मंच पर आया। सू लेई ने लोहे की जल्लाद तलवार को उठाया और उसे एक तेज झटके के साथ घुमाया। ध्वनि, एक हल्की चा ध्वनि सुनाई दी और धातु का खंभा दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें काटने वाला बिंदु दर्पण की तरह चिकना था। इस करतब से क्षेत्र में मौजूद सभी मेहमानों ने जयकारे लगाए और चीखें निकालीं। आयुष ने उसकी थोड़ी को छुआ और कहा, यह चीज वास्तव में बुरी नहीं है। आसपास की भीड़ ने भी अपना सिर हिलाया। अब यह महसूस करते हुए कि हर कोई इसके प्रति आकर्षित हो चुका है, सू लेई ने संतुष्टि में सिर हिलाया और जोर से घोषणा की, आयरन एग्जीक्यूशनर अब नीलामी के लिए तैयार है। पहली बोली 100,000। कृपया बोली लगाना शुरू करें। यह अच्छा है, मैं इसे खरीदूंगा और इसके साथ खेलूंगा। आयुष ने तुरंत अपना साइन बोर्ड उठाया और चिल्लाया, 300,000। एक ही बोली में कीमत 3 गुनी कर देना। ऐसा कौन करता है? इस बोली ने तुरंत ही उन लोगों में से कम 80% को पीछे छोड़ दिया जो अपनी बोलियां जमा करने की योजना बना रहे थे।
हालांकि आखिरकार अभी भी ऐसे लोग थे जो इस तरह की भगवान स्तर की खजाना तलवारें इकट्ठा करना पसंद करते थे। बहुत जल्दी किसी ने ऊंची बोली लगाई। 350,000। किसी ने 350,000 की बोली लगाई है। कोई इससे ज्यादा की बोली लगाएगा। 350,000 एक बार में। 500,000। आयुष ने 2 बार भी नहीं सोचा और दूसरी बोली पेश की। उस समय करुण ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह भटका हुआ आदमी शुरू हो गया है, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में यही चाहता है। मुझे इस अवसर का उपयोग उसके लिए जाल बिछाने के लिए करना चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा, करुण ने धीरे से अपना संकेत उठाया और कहा 600,000। ये सुनकर पूरा नीलामी स्थल तुरंत शांत हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह सिंह परिवार से करुण था। सिंह परिवार की बात करें तो उन्हें वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था। यह उच्च और शक्तिशाली सिंह परिवार था जिसका प्रभाव देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ था। हालांकि ज्यादातर लोग सबसे पहले आयुष्मान के बारे में सोचेंगे, जो प्रमुख पहचान थे। करुण भी सिंह परिवार का एक शक्तिशाली सहायक था। सिंह परिवार में उसका एक अच्छा रुतबा था। क्या आपने यह नहीं देखा, यहाँ तक कि महान अभिनेत्री तायाजिंग भी अपने परिवार के साथ कुछ करना चाहती थी, दूसरे लोगों के बारे में कहने के लिए बहुत कम था। चूंकि करुण ने 500,000 की ऊंची बोली लगाई थी, इसलिए उसके पास प्रतिष्ठा और पैसा दोनों थे। पूरा नीलामी स्थल तुरंत शांत हो गया। कोई भी सिंह परिवार को नाराज करने को तैयार नहीं था। आयरन एग्जीक्यूशनर भले ही बहुत बढ़िया था, लेकिन ये कोई बहुत कीमती चीज नहीं थी। भले ही ये दुर्लभ था, लेकिन आखिरकार यह कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि करुण और आयुष स्वभाव से पूरी तरह से अलग थे। आयुष एक प्रसिद्ध अपव्ययी व्यक्ति था, उसे पैसे खर्च करने में कोई हिचक नहीं थी। अगर कोई उसकी बोली बढ़ा भी दे तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि करुण अलग था। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो उसके साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। अतः उसी क्षण पूरा स्थल शांत हो गया और सभी की निगाहें आयुष और करुण की ओर मुड़ गईं। एक तरफ बैठकर बाघों की लड़ाई देखना, ये रोमांचक दृश्य कुछ ऐसा नहीं था जो वे हर दिन देखते थे। लोहे की जल्लाद तलवार 500,000 एक बार जा रही है। सुलेई ने करुण को बोली लगाते देखा और उसे कुछ इशारा किया, जिससे बोली लगाने में तुरंत आसानी हो गई। करुण आत्मसंतुष्ट था और वह पीछे मुड़कर आयुष पर हंसना नहीं भूला। 800,000। आयुष ने अपनी नाक हिलाई और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वास्तव में उसके लिए 5,000 के भीतर किसी भी कीमत के लिए संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 मिलियन। करुण ने आयुष की सीमा को स्पष्ट रूप से समझ लिया और तुरंत अपना संकेत उठाया और बोली जारी रखी। 1,500,000। आयुष ने जरा भी संकोच नहीं किया और मुस्कुरा भी दिया। 18 लाख। एक सामान्य उच्च श्रेणी के लोहे से निर्मित तलवार की कीमत 500,000 रखना पहले से ही दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कीमत मानी जाती थी। इसे अभी भी चैरिटी को सहायता देने के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। हालांकि कीमत को तुरंत बढ़ाकर 1,800,000 करना वाकई आश्चर्यजनक था। 2,150,000। आयुष ने आगे कहा। उस समय करुण पूरी तरह से लय में था। जैसे कि अचानक से उसने अपना संकेत उठाया और चिल्लाया 2,500,000। अफसोस, जिस क्षण उसने बोली लगाई उसे पता चल गया कि उसने कुछ बुरा किया है। दरअसल कई लोग चुपके से हंस रहे थे। करुण का चेहरा नीला पड़ गया और उसने जल्दी से बोली बदल दी 2,600,000। हालांकि इस बार आयुष ने बोली नहीं बढ़ाई। करुण ने केवल आयुष के बगल में बैठे काजल को ये कहते हुए सुना, आयुष बोली लगाना बंद करो। मुझे अभी एहसास हुआ, क्या तुम उस चीज के साथ खेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? आयुष को लगा कि वह किसी सपने से जाग गया है। उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और अचानक चौंक कर बोला, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया। अच्छा। उसने फिर से बोली बढ़ा दी, है न? तो मैं वापस ले लूंगा, निकाल लूंगा। नीलामी स्थल पर सन्नाटा छा गया। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक लोग चर्चा करने लगे। उसने सचमुच हार मान ली। उसने सचमुच इस पल हार मान ली। आप ऐसा मत कहिए, ये तो बस एक तलवार है। इसकी कीमत अधिकतम 500,000 से 600,000 होगी। अब इसकी कीमत 2,600,000 है। ये कितनी ऊंची कीमत है। हाँ, ये तो क्लाइमैक्स पर ही हुआ। ये कैसा बैकआउट था। अगर मैं होता तो मैं अपने चेहरे के लिए अंत तक लड़ता। हम और क्या कहेंगे कि तुम बेकार हो। दृढ़ निश्चय के अभाव में तुम अपनी इच्छा से कैसे आगे बढ़ सकते हो और पीछे हट सकते हो। स्तर में अंतर है। देखो तुम सब क्या कह रहे हो, ये सब इतना आकर्षक कैसे है। क्या तुमने यंग मास्टर आयुष को कहते नहीं सुना? उसका शरीर हमेशा से कमजोर रहा है। वह चीज शायद कुछ किलोग्राम भारी होगी। वह शुरू में इसे खेलने के लिए खरीदने की योजना बना रहा था। अब जब उसे एहसास हुआ कि वह शायद इसे ठीक से संभाल नहीं सकता, तो उसे अब इसके साथ खेलने का मन नहीं हुआ। हार मान लेना बिल्कुल सामान्य बात है। बस इतना ही। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन स्वाभाविक रूप से सभी समझ गए कि उसका क्या मतलब था। करुण ने दांत पीस लिए और कुर्सी पर बैठ गया। वह रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका।
उसने आयुष की बेसलाइन की गणना की थी, लेकिन वह आयुष के शरीर को भूल गया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उस आयुष का शरीर कैसा था। कोई व्यक्ति जो लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक चलने से थक जाता है, वह निश्चित रूप से उस चीज़ को ठीक से संभाल नहीं सकता। अगर कोई और चीज़ उसकी नज़र में आती तो उसे 4000 तक बोली लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन अफसोस, यह ऐसी चीज़ थी जो उसे सूट नहीं करती थी। इस बार निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 2600। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन करुण को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात से हुआ कि वह किसी भी तरह का खेद भी नहीं जता पाया। ऐसा करने से और भी ज़्यादा अवमानना होगी। वह सिर्फ ये दिखावा कर सकता था कि उसे वह लेख वाकई बहुत ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वह अपने आसपास के सभी लोगों को देखकर मुस्कुराता रहा, जिससे ऐसा लगता था कि वह बहुत संतुष्ट है। करुण को इसका अफसोस नहीं था, बस इतना था कि उनकी आंतें हरी हो गईं।